जो इंस्ट्रक्ट है वो कहाँ पे रिजाइड करते हैं। ठीक है, वेयर टू डू इंटरप्ट, मेमोरी के अंदर वो कहाँ होंगे, हमें ये पता करना है। ठीक है। और सेकेंड उसमें ये था कि प्रोग्राम एट कंपाइल टाइम डज नॉट नो द एग्जैक्ट एड्रेस where the interrupt routine will be residing in the memory, so the loader cannot assign the address to interrupt invocation। ठीक है। और ये ऊपर दिया हुआ है डिवाइस ड्राइवर्स, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में इनका क्या मतलब होता है? क्या ये सारी आईओ और जो इतनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं इनको बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर काफी दफा डिस्कस हुआ है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई डिवाइस हम अटैच करते हैं ना कंप्यूटर के साथ, तो उस डिवाइस से रिलेटेड जो उसका आर्किटेक्चर होता है, वो उस डिवाइस को बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर में ऐड कर देता है, ताकि वो हार्डवेयर जो है जो हम अटैच कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ वो कंपैटिबल हो सके विंडो के साथ। जैसे अगर हमने कीबोर्ड ही लगाना है तो कीबोर्ड का एक आर्किटेक्चर होगा ना, तो वो आर्किटेक्चर हमारी विंडो के साथ कैसे कंपैटिबल रहेगा, ये इसके डिवाइस ड्राइवर के अंदर सेटिंग्स होती हैं। तो जब हम ये चीज़ें अटैच करते हैं तो ये डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह हम साथ इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या विंडो के अंदर। सर इसकी क्या एग्जांपल है? डिवाइस ड्राइवर हम किसको बोलते हैं? मतलब एग्जांपल में जैसे इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, एग्जाम्पल में बाय जैसे नेम हर जैसे हर डिवाइस का अपना ड्राइवर होता है ना, कीबोर्ड का अपना ड्राइवर है, कैमरे का अपना ड्राइवर है, बस इसे ड्राइवर ही बोलते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे एक मिनट ठहरो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कंप्यूटर में अगर हमें ड्राइवर देखने हैं तो कहाँ पड़े हैं। ये आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है। तो इसमें अगर हम जी। यहाँ पे जाके इसके डिवाइस मैनेजर में जाते हैं। ठीक है। फिर पता नहीं क्यों स्लो हुआ पर। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी अटैच्ड होती हैं। ठीक है। अब उन डिवाइसेस को जब हम अटैच करते हैं तो हमारी विंडो जो है वो इनके ड्राइवर्स जो है वो ढूंढ के इंस्टॉल करती है। कुछ उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन आते हैं, कुछ जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करती है, कुछ हम मैनुअली खुद करते हैं। तो जो पुरानी विंडोज होती थी उनमें तो कीबोर्ड माउस के भी खुद करने पड़ते थे, अभी जो विंडोज आ रही हैं उनमें ये बिल्ट इन होते हैं, इसलिए हमें करने नहीं पड़ते। जैसे यहाँ पे देखो ये कीबोर्ड लिखा है, ये कीबोर्ड के नीचे ये जो सारे सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं ये इसके ड्राइवर्स हैं। इसी तरह माउस है तो ये माउस के ड्राइवर है, ये ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ के ड्राइवर हैं, बैटरी लगी हुई है तो बैटरी के ड्राइवर हैं, स्पीकर लगा है, माइक्रोफोन लगा है, उसके ड्राइवर नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं इनको डिवाइस ड्राइवर ही बोलते हैं। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर की यानी कैटेगरीज होती हैं। यानी कि जो हमारी हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको और जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस जो बाहर से अटैच करते हैं उनको हाँ जी। आपस में कंपैटिबल करने के लिए उस एक्सटर्नल डिवाइस का जो ड्राइवर होता है वो हमारी विंडो में आता है। हाँ जी, वो विंडो में हमें करना होता है। जी ठीक।
तो इंटरप्ट के हवाले से एक चीज ये थी हमारे पास कि वो मेमोरी में कहाँ होंगे, दूसरा उसका एड्रेस जो है वो हमें पता करना है। तो इंटरप्ट मैकेनिज्म बेसिकली क्या है? इंटरप्ट मैकेनिज्म follows a follow certain mechanism for their invocation, just like near so far procedures. To understand this mechanism, we need to understand the difference with the procedures. आपको ये याद होगा, हमने बताया था कि इंटरप्ट को अ, समझा जाता है कि ये प्रोसीजर्स की तरह ही होते हैं। प्रोसीजर मीन फंक्शन, इंटरप्ट फंक्शन की तरह ही होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपको इंटरप्ट का मैकेनिज्म समझना है, ठीक है, तो फॉर देयर इन्वोकेशन जस्ट लाइक नियर आर प्रोसीजर। तो इन्वोक कैसे होता है कोई भी इंटरप्ट? इन्वोक मीन कि हम इंटरप्ट को कॉल कैसे करते हैं। तो अगर हमें इंटरप्ट को इन्वोक करना समझना है कि वो कैसे इन्वोक होगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम किसी प्रोसीजर को इन्वोक करते हैं। इसका मैकेनिज्म भी तकरीबन यही है। तो ये प्रोसीजर कॉल जैसे हम करते हैं, ठीक है, उसे हमें समझना होगा। तो कॉल प्रोसीजर मीन कोई फंक्शन जैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हैं, वही प्रोसीजर कॉल होता है। जैसे यहाँ पे देखें, हमें दिखाया गया है कि डिफरेंस क्या है इंटरप्ट के अंदर और प्रोसीजर कॉल के अंदर। प्रोसीजर फंक्शन सबरूटीन वेरी डिफरेंट लैंग्वेज कॉल्ड बाय द डिफरेंट मेथड। अभी इंटरप्ट का इन्वोक वाला प्रोसीजर थोड़ा दोबारा बताइएगा, मुझे समझ नहीं इसके सही से। फंक्शन कॉल करना आता है आपको प्रोग्राम के अंदर? सर पहले सीखा था, अब काफी देर हो गया है, इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो इस वजह से भी शायद। फंक्शन कॉल से मुराद उस फंक्शन का हम नाम लिखते हैं और उसे कोई पैरामीटर पास करते हैं, वो फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोसीजर इन्वोक करना। यानी प्रोसीजर भी फंक्शन को ही कहते हैं और इन्वोक मीन कॉल करने को कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये सीख रहे हैं कि इंटरप्ट कैसे इन्वोक किया जाता है या इंटरप्ट को कैसे कॉल किया जाता है। तो वो कह रहा है कि अगर आपको इंटरप्ट को इन्वोक करना सीखना है तो ये सेम ऐसे ही है जैसे आप प्रोसीजर या फंक्शन को इन्वोक करते हैं या कॉल करते हैं। ठीक, बात समझ आ गई? अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल माय प्रोसीजर, तो ये कॉल हमने एक कीवर्ड यूज किया है और माय प्रोसीजर कोई फंक्शन है या प्रोसीजर है जिसको हमने कॉल किया, ठीक है। इसी तरह हमने ये एडिशन एक फंक्शन कॉल किया और उसको 4 और 5 जो है वो भी पैरामीटर दिए हैं और ए के अंदर हम उसकी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। इसके अलावा ये प्रिंट एफ हमने एक फंक्शन कॉल किया है और उसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं हम। ये आपने पहले प्रोग्रामिंग के अंदर हाई लेवल के अंदर ये सारी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। जी तो सर। ये हम क्या करें, ये फंक्शन को कॉल करें या प्रोसीजर को कॉल करें। सर फंक्शंस में और वेरिएबल में क्या फर्क होगा? हाँ जी। फंक्शंस में और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस होगा? है, फंक्शन और वेरिएबल दोनों अलग चीजें हैं, उनका कंपैरिजन हम कैसे करें? सर जैसे जैसे वेरिएबल्स को हम एक फंक्शन तो हम कॉल करते हैं ना, वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करते हैं। हम्म। तो इन दोनों में बेसिकली या ये दोनों क्या है इन वेरिएबल सेपरेट? एक मेमोरी स्पेस है, जबकि फंक्शन एक हमारे पास वो कह लें कि प्रोग्राम का कोड है या एक पार्ट होता है जिसको हम कॉल करते हैं ताकि वो वाली जो इंस्ट्रक्शन उस फंक्शन के अंदर लिखी हुई है वो कॉल हो। और वेरिएबल तो हम स्टोर करने के लिए जो है मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये दोनों जी अलग अलग ठीक है सर। कॉन्सेप्ट हैं, इनका हम कैसे डिफरेंस निकाल सकते जी ठीक है सर। हैं। ये एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं, इनके लिए फिर आपको बेसिक जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होना जरूरी है, ताकि ये जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं वो आपको समझ में आए, ठीक है। सर जैसे इसमें मुझे क्या चीज क्लियर करनी होगी वो मुझे आप बता दें, तो मैं उसकी ना वीडियो भी मुझे रिकमेंड कर देंगे, फला लिंक मुझे सेंड कर दें, मैं उसको क्लियर कर लूंगी। आपको साथ साथ मेन वो मेन चीज मुझे सारी क्लियर चीजें होती जाएगी क्योंकि हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल।
आपको प्रोग्रामिंग की जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, डिक्लेरेशन है, उसके बाद आपके पास एरेज है, उसके बाद लूप्स हैं, फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। जी ठीक है सर। सर ये एक लैंग्वेज के सब लैंग्वेज में सेम ही होते हैं? जैसे सी है, C++ है। कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है, लेकिन उसको सिंटैक्स ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आपने ये प्रिंट एफ लिखा है, तो ये प्रिंट एफ जो है वो सी लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। और यही काम अगर हम सी प्लस प्लस में करते हैं तो इसको हम सी आउट के जरिए करते हैं ना। काम वही है, हाँ जी। सिंटैक्स या नेम या कीवर्ड चेंज हो जाते हैं। तो अभी यहाँ तक हमें ये पता चला कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम इस तरह से किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। अभी इसने कहा है कि ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि प्रोसीजर कॉल मोड ऑफ प्रोग्रामिंग इज दैट ऑन द इन्वोकेशन ऑफ द प्रोसीजर द पैरामीटर लिस्ट एंड रिटर्न द एड्रेस व्हिच इज द वैल्यू ऑफ द IP position case of the value of TS and IP in the case of the procedure is pushed moreover in the various programming where the procedure is called is address need to be specified some portion in C language. The name of the procedure is specified to call the procedure, which effectively can be used as its address. तो बता रहा है इस बारे में कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ये करते हैं कि हम उस फंक्शन को जिसको कॉल करें उसका एड्रेस स्पेसिफाई कर देते हैं और फंक्शन कॉल हो जाता है। जबकि कुछ लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि सी के अंदर, हम उनका नाम जो है वो स्पेसिफाई करते हैं तो वो कॉल हो जाता है और उसका नाम ही एज अ एड्रेस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरप्ट की। तो इंटरप्ट के अंदर हम कैसे इंटरप्ट को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ इन केस ऑफ इंटरप्ट द नंबर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई। हमने पहले ये बात की थी कि जब इंटरप्ट को कॉल करना है तो हमें इंटरप्ट नंबर जो है वो स्पेसिफाई करना जरूरी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है int 21H, int 10H और int 3H। तो ये क्या है, हमारे पास कार्ड इंटरप्ट सर्विस, ये हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करें। 21H 10H ये एड्रेसेस को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक मेन फंक्शन है या मेन प्रोसीजर है, उसमें हमने एक प्रोसीजर 1 कॉल किया, या प्रोसीजर 2 यानी फंक्शन 2 कॉल किया। अब ये प्रोसीजर 1 सारा डिफाइन किया हुआ है, ये प्रोसीजर 2 डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो ये हम एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, ये int 21H और int 10H वगैरह, ठीक है। ये इंटरप्ट को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। सर एच का क्या मीन है साथ? इंटरप्ट 10H। एच मीन हेक्साडेसिमल है ना, जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल के अंदर होते हैं, तो एच ये शो कर रहा है। Moreover, when an interrupt is invoked, three registers are pushed as a return address. तो जब भी हम किसी इंटरप्ट को इन्वॉक करते हैं तो तीन रजिस्टर जो होते हैं उन्हें पुश किया जाता है। पुश का मतलब है कि स्टैक में डाला जाता है, ठीक है। एज अ रिटर्न एड्रेस ऑफ द वैल्यू। कौन कौन से तीन रजिस्टर हैं? IP, CS एंड फ्लैग। तो ये तीनों रजिस्टर हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो अगर आपने ये पढ़ लिए होंगे तो अब ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो, इसके अलावा नो पैरामीटर आर पुश। पैरामीटर कोई नहीं पुश किया जाता इंटरप्ट को कॉल करते वक्त। जबकि जब हम प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसे हमें पैरामीटर देने पड़ते हैं। तो इंटरप्ट में तो हमने कोई पैरामीटर नहीं देने, इस वजह से कॉल करते वक्त पैरामीटर नहीं होते। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ठीक है। अब इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या चीज है? इंटरप्ट वेक्टर टेबल स्पेसिफाई द इंटरप्ट कॉल इज यूज्ड एज एन इंडेक्स इनटू द इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो जब हम किसी इंटरप्ट को कॉल करते हैं तो उस इंटरप्ट के अगेंस्ट हमारे पास एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल होनी होती है, जो कि किसी एक टेबल के अंदर स्टोर होती है, जिसे हम इंटरप्ट
इंटरप्ट वेक्टर टेबल इज द ग्लोबल टेबल सिचुएटेड एट अ एड्रेस। तो ये ग्लोबल हमारे पास होता है। ग्लोबल से मुराद है कि ये कहीं से भी कॉल किया जा सकता है, इस पे कोई प्राइवेसी नहीं होती। ठीक है। तो द साइज ऑफ इंटरप्ट वेक्टर टेबल इज, ये उसका साइज है, ये उसके एड्रेसेस बताए हैं कि वो कहाँ से शुरू होता है। 104 बाइट, यानी 104 बाइट का मीन है, 1024 बाइट का मीन है कि 1 KB तक। ठीक है। ईच एंट्री इन द इंटरप्ट वेक्टर टेबल इज साइज 4 बाइट। उसके अंदर ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल के वाले से अगर क्वेश्चन आता है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो आपको बताई जा रही है। तो जो किस एड्रेस से शुरू होता है, उसका मेमोरी साइज कितना होता है, और उसके अंदर जो हम एंट्री करते हैं वो कितने बाइट की करते हैं। ठीक है। और वो बता रहा है कि 256 इंटरप्ट वेक्टर्स आर पॉसिबल नंबर, 0 से FFH तक। Each entry in that table contains the for address of an interrupt handler. There is a maximum of 256 handlers. However, each handler can have a number of services within itself. तो हर हमारे पास जो है वो सर्विस रूटीन के आगे एक हैंडलर मौजूद होगा जो उसको हैंडल करेगा। वो कह रहा है कि हाउ ईच हैंडल नंबर ऑफ सर्विस विद इन इटसेल्फ। तो हर जो हमारे पास हैंडलर होगा उसके पास आगे सर्विसेज मौजूद होंगी उसकी। ठीक है। तो ये इस थ्योरी को पढ़ने से बेहतर है ये नीचे यहाँ पे देखें जरा। ये देखो, ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल एक बनाकर आपको दिखाया गया है। तो ये इंटरप्ट 0, ये इंटरप्ट 1, ठीक है, वो सारा, और ये उनके एड्रेस की जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है। और यहाँ तक ये एंड होता है, मैक्सिमम जो इसका एड्रेस है वो यहाँ दिखाया गया है। सही है। इस तरह से हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है वो होता है। अच्छा, अभी बाकी कहाँ गया बेटा। Moreover, it is important to understand the meaning of the 4 bytes within the inter। अच्छा, ये एक जो बॉक्स है ये 4 बाइट का है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। It is important the meaning of the 4 bytes within the interrupt vector. Each entry within it contains the for address. First 2 bytes lower word and which is offset, and then next 2 bytes the high word which is segment address। ठीक है। तो ये हम इसको हाफ हाफ भी यूज कर सकते हैं। जो पहली 2 बाइट्स होंगी वो उसका ऑफसेट होगा, और जो अगली 2 बाइट्स होंगी जिसको हम हायर वर्ड बोलते हैं वो उसका सेगमेंट एड्रेस कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बात दिया हुआ है। दोबारा समझाइएगा। कौन सी बात। यही वाली बाइट्स की डिवीजन की, और जो इधर वाली साइड पे है वो एड्रेस है, राइट साइड पे, और इधर लेफ्ट वाली साइड पे इंटरप्ट के मतलब मार्किंग की हुई है। नंबरिंग दी हुई है ना, उन सबको नंबर दी हुई है। आपको पहले बताया कि हर इंटरप्ट का एक नंबर होगा। ठीक है, ये इसकी नंबरिंग है। और इस साइड पे एड्रेसेस मौजूद हैं। और इसके अंदर जो ये बॉक्स नजर आ रहा है ये बेसिकली इसका साइज है कि 4 बाइट का होगा, जिसमें से 2 बाइट जो है वो शो करेंगे इसके ऑफसेट को, और 2 बाइट जो है वो इसके सेगमेंट को शो करेंगे, डाटा सेगमेंट्स को, या जो भी हम सेगमेंट इसमें यूज करें। जैसे यहाँ पे देखो, ये इंटरप्ट ऑफसेट। एक एक ऑफसेट एड्रेस को बोलते हैं ना। जैसे हमारे पास ये एक इंटरप्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये दिखाया है एग्जाम्पल के अंदर। तो अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है coordinates with the interrupt vector, location of the SR। ये कहाँ गया, हाँ। जनरली देर आर 3 kind of ISR। इंटर सर्विस रूटीन जो है वो 3 तरह की इसमें बताई है, डिपेंडिंग ऑन द एंटिटी विच इम्प्लीमेंट्स। बायोस की सर्विसेज ISR हो सकती हैं, डॉस की ISR हो सकती हैं, या ISR प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी। तो 3 तरह की हो सकती हैं। एक तो ISR वो होंगी जो बायोस की इंटरप्ट सर्विस रूटीन होती है। ठीक है। दूसरी ISR जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो वगैरह की होती है। तीसरी जो ISR होती हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, वो किसकी होती हैं, वो डिवाइस ड्राइवर्स की होती हैं। ठीक है। तो ये 3 तरह की हमारे पास टाइप हो सकती हैं ISR की। तो ये बूटिंग क्या होता है, जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद डेस्कटॉप आने तक का जो सारा प्रोसेस होता है उसे बूट कहते हैं। तो
वो कह रहा है कि जब सिस्टम को बूट अप किया जाता है तो एप्लीकेशन जो भी होती हैं वो तमाम की तमाम इस काइंड की जो आईएसआर होती हैं वो हमारे पास रन हो जाती हैं, जो बायोस के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, व्हेन दूज प्रोवाइडेड बाय द रोम बायोस, जो रोम के अंदर सेव की जाती हैं। और ये कौन करता है? रोम को बनाने वाला। ठीक है, रोम के अंदर वो सारी बायोस की सेटिंग्स होती हैं, सेव की जाती हैं। उसके बाद उसके अंदर किस एड्रेस पर मौजूद होती हैं ये बता दिया गया है। ठीक है, और मेमोरी जो है वो रोम बस की स्टार्ट कहाँ से होती है, या आगे जस्ट इंफॉर्मेशन की बात, कॉन्सेप्ट इसमें वही है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल उसमें दी है कि ये इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये डिवाइस ड्राइवर, ये कमांड, ठीक है, यूजर प्रोग्राम, ये मेमोरी के अंदर आईएसआर कैसे पढ़ी है, ये बेसिकली वो दिख गया है आप। और मेमोरी कौन सी? हेलो, जी सर। समझ आ रही है किस मेमोरी की बात हो रही है? सर ऊपर वाले की तो आ गई है, मैं यही देख रही हूँ, ये जो अभी आप बता रहे हैं ना बायोस का, और ये जो अभी आपने कंसेप्ट दिया इसी को ही मैं देख रही हूँ। अच्छा, के बाद हमारे पास अगर आगे चलें तो ये क्या दिखाया है? in io.sys another device driver have been loaded but the location of the ROM BIOS is not shown by this command। तो ये हमें कुछ वो दिखाई गई हैं कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है ये लोड की जाती हैं। आईएसआर इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे लोड होती है मेमोरी के अंदर, और उनके एड्रेस चीज और ये सारी चीजें एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाई गई। ठीक है, इसमें कोई इतना समझने वाली कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास है इंटरप्ट इन्वोकेशन, मतलब इंटरप्ट को कॉल करना। तो ऑल दो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर इन्वोक डिफरेंटली। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इंटरप्ट दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, दोनों को डिफरेंट इन्वोक किया जाता है। हार्डवेयर इंटरप्ट आर इन्वोक्ड बाय मीन्स ऑफ द सम हार्डवेयर devices, whereas in software interrupts invoked by the means of software instructions or statement, but no matter how interrupt has been invoked, processor follow a certain set step। तो ये इशू नहीं होता कि इंटरप्ट कैसे इन्वोक किया गया है, प्रोसेसर ने अपना काम वही करना है, वो चाहे हार्डवेयर की तरफ से आए चाहे सॉफ्टवेयर की तरफ आए, तो उसने सेम प्रोसीजर से दोनों को डील करना होता है। ठीक है, तो आगे ये कुछ लिस्ट एक दी गई है जिसमें डिफरेंट आपको बताए गए हैं इंटरप्ट कि वो कैसे जो है पुश फ्लैग, CS, आईपी रजिस्टर, क्लियर इंटरप्ट फ्लैग। तो जो सारे के सारे हमारे पास क्या है, इन्वोक के रिलेटेड लिस्ट है। दिस कैन बी एनालाइज प्रैक्टिकली बाय यूजिंग द डिबग प्रोग्राम। नीड टू डिबग assembling लैंग्वेज कोड बाय assembling एंड डिबगिंग इन इंस्ट्रक्शन। ये डिबगिंग के दौरान हम इनको यूज करते हैं अगर हम ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो चलाते हैं। ठीक है, तो ये भी कोई आप कह लें कि बस यहाँ तक आप याद रखें कि हमारे पास इंस्ट्रक्ट को इन्वोक जो करना है वो हम दो तरह से इन्वोक करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और उसके अंदर जो है वो फर्दर कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो फर्दर सर्टेन स्टेप्स हैं जो कि सेम होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए, जो कि प्रोसेसर ने फॉलो करने होते हैं। और वो स्टेप्स कौन से हैं वो नीचे बताए गए। ठीक है, तो ये स्टेप्स हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे। जी ठीक है सर। सर ऑफसेट का मुझे याद, बस समझ नहीं है। ऑफसेट। ऑफसेट की यहाँ एक एग्जांपल थी, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एग्जांपल है।